एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर अपने लिविंग रूम में बैठा होता है और उसके सामने में 2-4 लोन शार्क वाले भी बैठा होता है और वो लोग आकर उससे उसके फादर के बारे में पूछते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम योशिजुमी युवा होता है वो थोड़ा सा घबराया होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे फादर कहाँ भाग गए हैं। इनफैक्ट जब मैं घर आया था तो ये लेटर मुझे यहीं पर पड़ा हुआ मिला था। ये बोलकर वो उन्हें वो वाला लेटर देखने के लिए दे देता है। वो बंदा जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उसे फाड़ते हुए कहता है कि आखिर वो फिर भी भाग ही गया ना, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी यहीं पर छोड़ के भाग गया है। कैसा बाप है यार। वहीं पर युवा अब अपने मम्मी पापा के बारे में बताता है कि कैसे उसका फादर बहुत ही बड़ा लूजर है और उसकी मम्मी उससे बहुत ही प्यार करते रहती है। वो काफ़ी सारा बिजनेस ट्राई किए थे और वो भी तब जबकि ट्रेंड खत्म हो चुका था और इसी तरह से वो इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया है। वो सब बताने के बाद वो उस बंदे जिससे कि वो ताकासन बुलाता है उससे पूछते हैं कि इस पर मेरे फादर कितना ज़्यादा उधार लिए हैं। ताकासन गुस्सा तो होना चाहता है लेकिन उसको भी पता होता है कि गुस्सा होकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो उससे बता देता है कि वो यानी कि उसके फादर 30 मिलियन उधार लिया होता है। वो बार बार उधार लेते गया, एक बार दूसरे को चुकाने के लिए, दूसरे बार तीसरे को चुकाने के लिए, इसी तरह से करते करते 30 मिलियन हो गया है। उतना बड़ा अमाउंट सुनकर युवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी युवा कहता है, ओ मैं ये बताना भूल गया कि मैं इन बंदों से डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं ताकासान को प्राइमरी स्कूल से जानता हूँ। हालांकि ये टफ गाय दिखता है मगर वो हमेशा मेरे साथ काइंड ही बर्ताव करते आया है। वो बिल्कुल एक बड़े भाई वाला वाइब देता है। ये बोलकर वो सोचता है फिर भी 30 मिलियन काफ़ी ज़्यादा हो गया। वहीं पर ताकासन अपना सर पटकते हुए उसके फादर को बुरा भला बोल रहा होता है कि ना सिर्फ वो अपने बेटे को छोड़कर भाग गया है बल्कि वो एक लॉयर को भी ये सब हैंडल करने के लिए बोलकर चला गया है। तभी वो लोग कुछ डिस्कशन करने लगे होते हैं कि ताकासन उससे अपने विंग्स भी लेने की कोशिश करेगा ताकि उससे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने ना पड़े क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। उसके सभी साथी भी अपने बॉस से बात करके उसे ताकासन के अंडर में डालने के लिए कहने लगे होते हैं मगर तभी उसका डोरबेल बजने लगा होता है और वो लगातार बजते ही जा रहा होता है जिससे इरिटेट होकर युवा जल्दी से जाकर देखता है कि कौन आ गया है। तो वो अपने गेस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है जो कि एक लड़की होती है और वो आकर उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई हूँ। उसे देखकर युवा एक पल के लिए देखते ही रह जाता है और अब वो उसके बारे में बताते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, पेयर ऑफ ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर चेस्टनट शेप्ड आईज, ऐसा जैसे कि वो तुम्हें कभी भी चार्म कर रही हो। ये बिल्कुल एक गॉडेस है जो कि किसी फेमस पेंटिंग में से बाहर निकलकर मेरे सामने अपीयर हो गई हो। हितोत्सुवा कायदे, मुझे इस बात पर शक होगा अगर कोई ये कहे कि मैं वायदे स्कूल में कोई भी इसे नहीं जानता है। ये एक ऐसी ब्यूटी है जो कि नेशनल हाई स्कूल गर्ल्स मिस कॉन्टेस्ट में जापान की सबसे प्रिटिस्ट गर्ल की ग्रैंड प्रिक्स को जीती है। अपने मेच्योर लुक्स और प्रोपोर्शन के साथ में यह हमारे स्कूल की भी सबसे खूबसूरत लड़की है। इसका ओकेशनल स्माइल किसी गॉडेस का जैसा होता है जो कि दोनों मेल और फीमेल दोनों को कैप्चर यानी कि कैप्टिवेट कर सकता है। इनफैक्ट मैं भी इसके एक एडमायरर में से एक हूँ। ये सब बताकर वो एम्बैरेस होते हुए सोचता है कि एक सेकंड, लेकिन इससे कैसे पता चले कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हम लोग एक ही क्लास में नहीं है और कभी भी बातें किए भी नहीं है। युवा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो उसके थोड़े से करीब जाते हुए पूछती है, क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें कोल्ड वोल्ड तो नहीं हो गया है ना। उससे अपने उतना करीब आता देखकर वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम हेल्दी हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी कायदे उसके सर पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करने लगी होती है जिससे उसका चेहरा और ज़्यादा लाल होने लगता है। वहीं पर वो उससे कहते कि तुम्हारे टेम्परेचर को देखकर लग रहा है कि तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। युवा जल्दी से उससे दूर होते हुए कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरूर तुम ये सब इमेजिन कर रही होगी। ये बोलकर वो उससे पूछने लगा होता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मेरा हेल्प करने से तुम्हारा क्या मतलब है। वो पूछते क्या तुम मुझे अपने घर में इन्वाइट नहीं करने वाले हो। युवा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा होता है कि उन सबके अंदर में होते हुए वो उसे अंदर लेकर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी। युवा कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो लोग आकर पूछते हैं कि कोई गेस्ट आया है क्या। उन्हें आता देखकर युवा और ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है क्योंकि अब हालत उसके हिसाब से उसके हाथ से निकलने वाला होता है। मगर तभी एक बंदा पूछता है, क्या तुम हितोत्सुवा कायदे हो। ये बोलकर वो और उसके कुछ साथी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं, बातें करने लगे होते हैं कि ये इन पर्सन तो और ज़्यादा क्यूट है। अपने साथियों को उतना ज़्यादा एक्साइटेड होते देखकर ताकासान थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उनसे उस लड़की के बारे में पूछ लेता है। इसलिए वो लोग थोड़े से शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये बोलकर वो लोग उसके बारे में भी उससे बता देते हैं। तभी कायदे ताकासान का पूरा नाम, उसका पोजीशन और वह किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है सब कुछ बताकर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। अपने बारे में वो सभी बातें एक छोटी लड़की के मुँह से सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और युवा सोचते हैं कि इसका वर्ल्ड के ब्लडी साइड से कोई लेना देना तो नहीं
सही है ना। ये सोचकर वो ताका-सान की तरफ देखता है, जहाँ पर उसका बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर वो घबराते हुए उसे समझाने लगा होता है। मगर ताका-सान कहता है कि वो सब अलग चीज़ें है। ये बोलकर वो उसे साइड में कर उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। हितोत्सुका अपने बारे में बताकर कहते लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो। ये बोलकर वो स्माइलिंग फेस के साथ में ही उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ा देती है, जिससे युवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या कर रही है। ताका-सान बहुत ही कैपेबल मैन है। इनफैक्ट वो अपने जॉब में इतना अच्छा है कि वो काफ़ी कम उम्र में ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पोजीशन में आ गया है। बस अब मुझसे ये मत पूछने लगना कि वो कैसा काम करता है। वहीं पर ताका-सान उसकी सभी बातें सुनकर थोड़ा सा पैनिक करने लगा होता है, मगर पूरा कोशिश करते कि किसी को भी ना पता चले कि वो पैनिक कर रहा है, और उससे पूछ लेता है कौन हो तुम। वो कहती हितोत्सुका इचोरियो का नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आया। ये सुनकर ताका-सान थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि नेशनल पुलिस एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का चीफ वो तुम्हारे फादर है। वो कहते नहीं, वो मेरे अंकल है, लेकिन वो भी मेरे फादर के जैसे मुझ पर काफ़ी ज़्यादा डोट्स करते हैं। अगर मैं उनसे कुछ फेवर मांगूँ तो वो जरूर अपने अथॉरिटी का मेरे लिए अब्यूज कर सकते हैं। ताका-सान थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस योशिजुमे में से अपना पूरा का पूरा कनेक्शन काट लो। ऑफकोर्स मैं फ्री में नहीं कह रही हूँ, उसके फादर जितना भी उधार तुमसे लिए हैं वो सब हम लोग इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। तभी वहाँ पर उसकी मदर आकर कहते मैंने कहा था ना मुझसे आगे मत जाओ। ये बोलकर वो आ जाती है, और वो वही लॉयर होते हैं जिससे कि युवा का फादर हायर किए होते हैं। अब वो आकर अपना दाव चलना शुरू कर देती है, अपने कनेक्शन के बारे में बताने लगी होती है और अपना बैकग्राउंड बताने लगी होती है, जिससे ताका-सान के काफ़ी ज़्यादा फटने लगा होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहते हैं कि हमने जो पैसा दिया है सिर्फ उसे ही तो लेने आए हैं, इसमें हम लोग गलत भी क्या कर रहे हैं। मगर वहीं पर वो उसका कोई भी जवाब ना देकर उससे अपने शब्दों के जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंसा लेती है, और ब्लैकमेल करने लगी होती है कि तुम अपनी बेटी और वाइफ को सिर्फ यही बताओ कि तुम एक सैलरी मैन हो। मान लो अगर उन्हें पता चल जाता है कि तुम सच में क्या करते हो तो तुम्हारा क्या होगा। ये सब सुनकर वो हार मान लेता है। वहीं पर अपने बात को कंटिन्यू करते हुए उससे डील करते हुए वो एक एनवेलप उसे देती है, जिससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा तो नहीं हो गया है ना। ये बोलकर वो अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही खेलना चाहते हो तो ठीक है, आपसे मैं कभी भी युवा को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसका वैसा हालत देखकर युवा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने लगा होता है कि आखिर उस लेटर में ऐसा भी क्या लिखा था जिससे हालत ऐसा हो गया है। तभी उसकी मदर कहती है और इसी के साथ में हमने उसका लूजर फादर का डेट को क्लियर कर दिया है। वहीं पर ताका-सान जाते हुए युवा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें एक स्ट्रेट और ऑनेस्ट लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। युवा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कि तब तक कायदे उसका हाथ को पकड़ लेती है, जहाँ पर उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि क्या हो रहा है, मगर चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा जरा सा भी नुकसान नहीं होने वाला है। तभी ताका-सान वहाँ से जाते हुए कहता है कि इसी के साथ में हमारे रिलेशनशिप खत्म होता है, मुझे शक है कि अब हम लोग दोबारा भी मिलेंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। उसकी मदर कहती है अब जबकि सब कुछ सेटल हो गया है तो अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। ये बोलकर वो युवा से उसे डराने के लिए माफ़ी मांगकर कहती है कि तुम्हारा लूजर फादर उनसे पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए मुझसे कहा था, अब से चीज़ें पहले जैसा तो नहीं होने वाला है, मगर तुम अभी भी अपना नॉर्मल हाई स्कूल को जी सकते हो। ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद में युवा उससे पूछने लगा होता है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा काँप क्यों रही हो। कायदे थोड़ी सी एम्बेरस होते हुए कहते ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन काँप रहा है, मैं तो नहीं काँप रही हूँ। ये बोलकर वो ब्ला ब्ला करने लगी होती है कि मैं उन स्कैरी लुकिंग बंदों से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, जिससे युवा समझ जाता है कि वो उन्हीं से डर रही थी। ये सोचकर वो उससे कहता मैं चाय बनाता हूँ, तब तक तुम मेरे रूम में वेट कर सकती हो और पूरा कहानी बताना कि क्या चल रहा है। कायदे कहते मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तुम्हारे पेरेंट्स के डेट को चुकाने के पीछे एक शर्त था, और वो ये था कि अब से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है क्या उसके साथ रहना होगा, मैं और ये एक साथ, क्या ये कोई मजाक तो नहीं कर रही है ना। और काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कंटिन्यू करता है कि अगर सच में ऐसा बात है तो मुझे तो स्कूल का कोई भी बंदा नहीं छोड़ने वाला है, और पूरा देश का फ़ैन को तो बात ही मत करो। कायदे उससे कहते मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए चलो लिविंग रूम में चलते हैं। युवा उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो किसी गॉडेस वाले स्माइल देकर मेरा नाम ली है। वो एकदम नियर परफेक्ट स्माइल था जो कि मेरे इंस्टिंक्ट को कैप्टिव करने वाला था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, और वो ये था कि उसका पैर अभी भी काँप रहा है डर से। ये सोचकर वो दोनों जाकर सोफा पर बैठ जाते हैं, और वो उसे चाय भी सर्व कर दिया होता है, जहाँ पर वो उसे पूरा सिचुएशन को समराइज करते हुए कहते सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अब से तुम मेरा प्रॉपर्टी बन गए हो, बस इतना ही, इतना सिंपल सा बात था। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है। युवा कहता मैं समझ गया। ये बोलकर वो चिल्लाने लगा होता कि तुम्हारी एक्सप्लेन करने का कोई इरादा ही नहीं है ना तुम्हारे पास। वो कहते मुझे लगा कि पूरा कहानी बताना पॉइंटलेस होगा, इसलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट को बता रही हूँ। युवा कहता ऑफ कोर्स ये ठीक नहीं है, मैं कब से तुम्हारा प्रॉपर्टी बन गया हूँ, ऐसा ट्रीट मत करो जैसे कि मैं तुम्हारा पेट हूँ, एक्सप्लेन करो कि क्या चल रहा है। वो कहते एक पेट, ठीक है आज तो तुम मेरे पेट हुए,
है। ये सब सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी वो थोड़ी सी सीरियस होकर उसे पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी होती है कि क्या चल रहा है। और इसी के साथ में यहीं पर इस नए एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।